दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समय की उस लंबी यात्रा पर जहां हम करीब 400 करोड़ साल का इतिहास समेटेंगे, और वो भी सिर्फ 15 मिनट में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम शुरुआत करेंगे उस दौर से जब हमारी धरती का जन्म हुआ था, जब अंतरिक्ष में बड़े बड़े पिंड आपस में टकराए और उस टकराव की आग और लावे से धीरे धीरे हमारी पृथ्वी बनी। सोचकर ही रोमांच होता है कि जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं वो कभी जलते हुए लावे का समुद्र हुआ करती थी। इसके बाद हम देखेंगे उस समय को जब धरती पर डायनासोर जैसे विशालकाय जीव राज करते थे, जिन्होंने लाखों साल तक इस धरती पर अपना साम्राज्य कायम रखा। और फिर आएगा वो पल जब अचानक उनका राज खत्म हो गया। कैसे एक रहस्यमयी घटना ने धरती से डायनासोर का नाम और निशान मिटा दिया। इसके बाद शुरू होती है स्तनधारी जीवों की गाथा, जहां नन्हे नन्हे स्तनधारी जीव धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज के विकसित इंसान तक का सफर तय करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि आपको जानकारी और ज्ञान भी देंगे जो सच में आपके काम आए। ये कोई आम वीडियो नहीं है, इसे बनाने में हमने दिन रात मेहनत की है, हर फैक्ट को जांचा है और इसे हम खुद बहुत पसंद करते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि अब आप देखेंगे वो सब कुछ जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा। आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन का नामो निशान भी नहीं था। एक ऐसी धरती जो आज की हमारी धरती से बिल्कुल अलग थी। तब पृथ्वी एक उबलते हुए आग के गोले जैसी लगती थी और हर तरफ ज्वालामुखियों का उग्र खेल चलता रहता था। लावा की नदियां लगातार बहती रहती थीं और आसमान धुएं और राख से घिरा रहता था। बारिश नहीं होती थी, न कोई समुंदर था, न कोई पेड़ पौधे, कोई जानवर नहीं थे, सिर्फ आग, धुआं और तूफान का साम्राज्य था। धीरे धीरे लाखों वर्षों तक बारिश ने इस उबलती धरती को ठंडा करना शुरू किया। बारिशें इतनी लंबी चली कि महासागर बन गए। लेकिन हवा सांस लेने लायक नहीं थी, ऑक्सीजन ना के बराबर थी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जहरीली गैसें थीं। इन महासागरों में जीवन का बीज अंकुरित हुआ। छोटे छोटे जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में तैरने लगे। इनमें से कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ी। यही बदलाव था जिसने पृथ्वी का रूख ही बदल दिया। जीवन जटिल हुआ, पेड़ पौधे उगे और विशाल जंगल बने, जिससे जीवन रहने लायक बना। करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायासिक काल में पहले छोटे छोटे डायनासोर प्रकट हुए। शुरू में वे लोमड़ी जैसे फुर्तीले जीव थे, पर लाखों वर्षों में प्रकृति ने उन्हें आकार, शक्ति और विविधता दी। कुछ बड़े शाकाहारी बने तो कुछ तेज पंजों और धारदार दांतों वाले शिकारी। धीरे धीरे ये जंगलों, मैदानों, झीलों और पहाड़ों तक फैल गए और पृथ्वी के शासक बन बैठे। जुरासिक काल में विशालता का युग आया। ब्राकियोसोरस जैसे सौरोपॉड इतने बड़े हुए कि वे चलता फिरता महल लगते थे। बाद में टाइटेनोसॉर जैसे और भी विशाल रूप आए। कुछ उदाहरणों, पाटागोटिन या अर्जेंटिनोसॉर्स के अनुमानित आकार और भी भव्य थे। कल्पना कीजिए, एक शांत जंगल में टाइटेनोसॉर के कदमों की गूंज से पृथ्वी कांपती और पेड़ हिलते। यह सचमुच डायनासोरों का स्वर्णिम युग था, पर हर स्वर्णिम युग की तरह इसका भी अंत निश्चित था। करीब 66 मिलियन साल पहले एक महाविनाशक अतिथि, एक अनुमानित 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड पृथ्वी की ओर इकट्ठा हुआ और मेक्सिको के युकाटन के पास टकराया। ये टक्कर इतनी तीव्र थी कि उसने कुछ ही क्षणों में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक संतुलन को तहस नहस कर दिया। टकराने के तुरंत बाद आग के चक्र शुरू हुए, भयानक सुनामियां उठी, जंगल और सतह फैलकर जल गए और भारी मात्रा में धुआं, आग और गैसें वायुमंडल में उड़कर फैल गईं। उस धुंध क्लाउड ने सूरज की रोशनी महीनों तक रोक दी, तापमान तेजी से गिरा और पेड़ पौधों का जीवन थम गया। ये प्रभाव केवल एक भौतिक आघात नहीं था, बल्कि पारिस्थितिक पतन का कारण बना। भोजन श्रृंखलाएं टूट गईं, कई प्रजातियां भूख और ठंड से मर गईं और परिणाम स्वरूप पृथ्वी का लगभग 3/4 जीवन उस समय विलुप्त हो गया। यही क्रिटेशियस पैलियोजन मास एक्सटिंक्शन था, जिसने डायनासोरों के युग को समाप्त कर दिया। नया शोध इस घटना के और भी बारीक पक्ष उजागर कर रहा है। उदाहरण के लिए, हालिया अध्ययनों ने टकराने वाली चट्टान की रासायनिक दिशा सूचना के आधार पर संकेत दिए हैं कि ये प्रक्षेप्य संभवतः बाहरी सौर मंडल मूल का कार्बोनेटस सी टाइप क्षुद्र ग्रह था, एक छोटा पत्थर जिसने जीवन के बड़े अध्याय को पलट दिया। दोस्तों, डायनासोर के अंत के बाद धरती पर नया युग शुरू हुआ, एज ऑफ मैमल्स। छोटे छोटे गर्म खून वाले जीव अब खुले में आने लगे। जलवायु सुधरी, हरियाली फैली और यही माहौल प्राइमेट्स के उदय का कारण बना, जो आगे चलकर बंदर, गोरिल्ला और इंसानों के पूर्वज बने।
करीब 2.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका में मौसम बदला, जंगल सिकुड़े और खुले मैदान फैले। प्राइमेट्स ने मजबूरी में जमीन पर उतरकर 2 पैरों पर चलना शुरू किया। यही इंसान बनने की पहली सीढ़ी थी। लगभग 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। उस समय कई मानव प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस, लेकिन होमो सेपियंस का बड़ा मस्तिष्क और कल्पना करने की शक्ति उन्हें सब पर भारी बना गई। ये लोग शिकारी संग्राहक थे, झुंडों में रहते थे और रोज भोजन की तलाश ही उनका जीवन था। शिकार आसान नहीं था, कभी कई दिन भूखे रहना पड़ता, लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें सतर्क, समझदार और सहयोगी बनाया। महिलाएं और बच्चे फल जड़ियां लाते, पुरुष शिकार करते और सभी मिलकर जीवन चलाते। आग के पास बैठकर वे मौसम का अंदाजा लगाते, कहानियां सुनाते और धीरे धीरे ज्ञान भी अर्जित करने लगे। करीब 70,000 साल पहले आया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, यानी सोचने की शक्ति का विस्फोट। इंसान अब केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भविष्य, यादों और कल्पना की दुनिया में भी उतर गया। भाषा का जन्म हुआ, जिससे न सिर्फ खतरे बताए जा सके, बल्कि भावनाएं और कहानियां भी साझा की जा सकीं। यहीं से इंसान ने पहली बार मिथक और विश्वास रचे। चांद पर आत्मा, आग में देवता, पेड़ काटने पर बारिश रुकना। ये कल्पनाएं झूठ नहीं, बल्कि वो धागे थे जिनसे हजारों लोग जुड़ सके। यही सामाजिक एकता सभ्यता की नींव बनी। इस दौर में गुफाओं की दीवारों पर चित्र, प्रतीक और कला प्रकट हुई। इंसान अब सिर्फ जी नहीं रहा था, बल्कि सोच और स्मृति से भविष्य गढ़ रहा था। भाषा और कल्पना ने उसे इतनी ताकत दी कि वो झुंडों से आगे निकलकर विशाल समाज बना सका। और यहीं से इतिहास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हुआ। इंसान ने जानवरों की दुनिया पीछे छोड़ दी और उस सफर पर निकल पड़ा जहां वो धरती का भविष्य तय करने वाला जीव बन गया। करीब 6 लाख साल पहले होमो सेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया। शायद मौसम बदल रहा था, शायद शिकार की कमी थी, या शायद भीतर से यह सवाल उठ रहा था कि और क्या है इस दुनिया में। वे पहले मध्य पूर्व पहुंचे, फिर एशिया, यूरोप और अंततः ऑस्ट्रेलिया तक। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में पहले से मौजूद मानव प्रजातियां थीं, जैसे निएंडरथॉल्स यूरोप में और डेनिसोवंस एशिया में। फिर भी होमो सेपियंस केवल ताकतवर नहीं, बल्कि संगठित और चालाक थे। वे नए नए इलाकों में आग जलाते, बस्तियां बसाते और नदियां, पहाड़ और रेगिस्तान पार करते हुए फैलते गए। लगभग 50,000 साल पहले वे ऑस्ट्रेलिया, 40,000 साल पहले यूरोप और 15,000 साल पहले अमेरिका तक पहुंच चुके थे। एक छोटा सा जीव जो कभी अफ्रीका के जंगलों में छिपता था, अब पूरी धरती का स्वामी बन चुका था। लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। इंसानों के फैलते ही मैमथ जैसे विशाल जीव और अनगिनत प्रजातियां विलुप्त हो गईं। सवाल ये उठता है कि ये विकास था या विनाश। नए नए इलाकों में इंसान ने अपनी असली ताकत दिखाई। अनुकूलन। यूरोप की बर्फीली ठंड में वे जानवरों की खाल से कपड़े बनाए और आग को संभाले रखा। रेगिस्तानों में कुएं खोदना, छाया बनाना और रात को सफर करना सीखा। हर जगह उन्होंने जीवन का तरीका बदल लिया। यही वजह है कि आज इंसान आर्कटिक की बर्फ और अफ्रीका की तपिश दोनों जगह जिंदा रह सकता है। यह संभव हुआ केवल उसकी सहनशीलता और सीखने की क्षमता के कारण। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब होमो सेपियंस दुनिया में फैले तो वे अकेले नहीं थे। उन्हें निएंडरथॉल्स और डेनिसोवंस जैसी प्रजातियां मिली। पहले माना जाता था कि इंसानों ने उन्हें हरा दिया और वे मिट गए, लेकिन आधुनिक डीएनए रिसर्च ने चौंकाने वाला सच बताया। ये कहानी सिर्फ टकराव की नहीं, बल्कि मेल मिलाप की थी। आज भी हमारे शरीर में उनके अंश मौजूद है। यूरोप व एशिया के लोगों में 1 से 4% निएंडरथॉल डीएनए पाया जाता है, जबकि दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ समुदायों में डेनिसोवन जीन मौजूद हैं। यानी वे पूरी तरह खत्म नहीं हुए, बल्कि हमारे भीतर समा गए। दोस्तों, जब इंसान अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक पहुंच गया था, तभी धरती ने अपना सबसे डरावना रूप दिखाया। लगभग 20,000 साल पहले तापमान अचानक गिरा, समुद्र का पानी बर्फ बन गया और पूरी धरती पर बर्फ की चादर बिछ गई। इस दौर को कहते हैं अंतिम हिमयुग। इस समय समुद्र का स्तर नीचे चला गया और वो जमीनें जो आज पानी के नीचे हैं, तब इंसान के पैरों के नीचे थीं। लेकिन जरा सोचिए, इतनी ठंड और बर्फ में इंसान कैसे जिंदा रहा होगा? कोई शहर नहीं, कोई खेती नहीं, बस छोटे छोटे समूह। वे गुफाओं में रहते, जानवरों का शिकार करते और हर दिन जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते।
लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। उन्होंने आग को संभालना, मौसम को समझना और पर्यावरण से तालमेल बिठाना सीखा। यही सबक आगे की सभ्यता की नींव बने। करीब 11,000 साल पहले जब मौसम बदला और बर्फ पिघलने लगी तो धरती पर नदियां और हरियाली लौट आईं। इंसान ने पहली बार सोचा, क्या मैं यहीं टिक सकता हूं? अब उसे चारों तरफ भोजन, पानी और मौसम का सहारा मिल रहा था। यहीं से शुरू हुई कृषि क्रांति। इंसान ने बीज बोए, फसलें उगाईं और जानवरों को पालतू बनाया। गेहूं, जौ और चावल जैसी फसलें आईं। भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर दूध, मांस और खेतों में मदद के साथी बने। अब इंसान शिकारी नहीं, किसान बन चुका था। खाना जमा होने लगा तो पेट की चिंता थोड़ी कम हुई। अब उसके पास वक्त बचा। कोई मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, कोई औजार तराशने लगा तो कोई कपड़े बुनने लगा। धीरे धीरे तांबे जैसे धातु का इस्तेमाल भी शुरू हुआ और पत्थर का युग पीछे छूटने लगा। इंसान अब सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए जी रहा था। गुफाओं और झुंडों से निकलकर उसने गांव और बस्तियां बसाईं और इन्हीं बस्तियों से जन्मी वो सभ्यताएं जिनकी कहानी आज तक चल रही है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान तांबे और खेती के युग में आया, उसने समझ लिया पानी इक्वल्स टू जीवन। नदी किनारे जमीन उपजाऊ होती है, फसल लहलहाती है और जीवन बसता है। इसी वजह से पहली बड़ी बस्तियां नदियों के पास उभरी। पहली महान सभ्यता मिली मेसोपोटामिया में, आज के इराक की वही जमीन जहां तिग्रिस और यूफ्रेटिस मिलते हैं। उरुक और बाबिलोन जैसे शहर यहां बने। लोग ईंट से घर बनाते, ऊंचे मंदिर, जिगुराट खड़े करते थे। यहीं की कीलाक्षर या क्यूनिफॉर्म में लेखन आया। व्यापार, देव पूजा और कानून लिखे गए। हम्मुराबी का विधान भी यहीं का पहला लिखित कानून माना जाता है। हजारों किलोमीटर दूर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उभरी। ये बहुत योजनाबद्ध और साफ सुथरी थी। चौड़े सीधे रास्ते, ईंट के घर, सार्वजनिक स्नानघर, कुएं और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। इतनी व्यवस्था की आज भी हैरानी होती है। यहाँ के लोग निपुण कारीगर और व्यापारी थे। रोचक बात, हमें यहाँ भारी शाही अवशेष या बड़े युद्ध हथियार कम मिले। शायद ये समाज अधिक शांत और व्यवस्थित था। धीरे धीरे ये सभ्यताएं आपस में व्यापार करने लगीं। माल, विचार और संस्कृति दूर दूर तक फैली। जब गांव बड़े शहर बने तो काम बंटने लगा। किसान, कारीगर, व्यापारी, सैनिक और ऊपर राजा पुरोहित। राजा कई जगह ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। मिस्र में फिरौन को ईश्वर जैसा पूज दिया गया। मेसोपोटामिया में राजा ईश्वर से जुड़ा दिखा। सिंधु घाटी में फर्क था। स्पष्ट शासक का चिन्ह नहीं मिला, पर व्यवस्था और योजना किसी ताकत ने जरूर करवाई होगी। यहीं से जन्मा ऑर्गेनाइज्ड समाज। कानून, प्रशासन, मंदिर, महल और अंततः इतिहास रचने वाली सभ्यता। अगर आप ये हिस्सा तक पहुंचे हो तो कमेंट में नाम लिख देना और बताओ अगली वीडियो किस विषय पर हो।